बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टोइशियोमेट्री की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। बेटा इसकी एक्सरसाइज में ना या तो एमसीक्यूज हैं या फिर सारे के सारे न्यूमेरिकल है। और बोर्ड के एग्जाम में भी मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में से शायद थ्योरी का कोई क्वेश्चन आ जाए। भाई सारे के सारे न्यूमेरिकल आएंगे। और इसके जो एमसीक्यूज है ना बेटा, हर एमसीक्यूज पूरे का पूरे एक न्यूमेरिकल है। बेटा न्यूमेरिकल में ना या तो यूनिटी मेथड लगेगा या फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला कोई एक फार्मूला नहीं है, ये असल में 6 फार्मूला का कॉम्बिनेशन है। 6 फार्मूलों को अगर आप अलग अलग याद करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप याद करेंगे उसके बाद फिर भूलेंगे, याद करेंगे फिर भूलेंगे, कंफ्यूजन होगी। इस एक फार्मूले को याद कर लें और आपको यह पता होना चाहिए कि ये स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है। ये सारे के सारा मैंने लिख दिया और जहां जहां पर भी ये इस्तेमाल होगा मैं आपको समझा दूंगा। बहुत आसान है, बाजार लग रहा है मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। एक दो न्यूमेरिकल आप इसे सोल्व करेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई इससे आसान और कोई चीज है ही नहीं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। बेटा कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जिनको जबानी भी समझाया जा सकेगा या उनमें ये वाला फार्मूला लगेगा या कहीं पर यूनिटी मेथड लगेगा। अगर जबानी समझाने वाली हुई है तो मैं जबानी समझा दूंगा, लेकिन साथ साथ ये फार्मूला अगर लगेगा तो इस फार्मूले से भी समझा दूंगा, ये यूनिटी मेथड से भी समझा दूंगा। बेटा इस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग सोल्व तो सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे लेकिन क्लियर पूरे चैप्टर के कंसेप्ट हो जाएंगे। बेटा फर्स्ट एमसीक्यूज में करा है व्हाट मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 आपने फाइंड करना है प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ ईच मोल ऑफ CH4। ईच मोल का मतलब होता है हर एक, यानी एक मोल। मोल की सिंबल होती है स्मॉल एन। मोल ऑफ CH4 गिवन है कितने हैं, 1 मोल। बच्चों इक्वेशन यहां पर दी गई है। बेटा इक्वेशन में देखें क्या करा है, CH4 का 1 मोल है। इक्वेशन में देखें ना शुरू में 1 लिखा हुआ है, CO2 का भी 1 मोल है। इक्वेशन हमें बता रहा है कि CH4 का अगर 1 मोल जलेगा ना, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। यहां पर उसने कहा मोल ऑफ CH4 तो 1 है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है मास ऑफ CO2, मोल नहीं। तो बेटा 1 मोल CO2 का किसके इक्वल हो जाएगा, मोल किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये कितना आ जाएगा 44। AMU मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर आप इसको ग्राम में लिख दें तो 1 मोल हो जाएगा। तो बेटा जरा देखें 1 मोल CH4 से CO2 का 1 मोल बनता है, क्या मतलब 44 ग्राम। तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन होगा ना बी वाला 44 ग्राम वाला, ये वाला ऑप्शन ठीक है। बेटा आगे देखें, अ फ्लास्क कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2। सेंटीमीटर क्यूब क्या मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब एट RTP। द फ्लास्क कंटेन, नीचे ग्राम में आंसर दिए गए, क्या मतलब आपने मास ऑफ SO2 फाइंड करना है। CO2 नहीं था, SO2, मास ऑफ SO2 फाइंड करना है। बेटा अगर किसी चीज का वॉल्यूम गिवन हो और उसी चीज का मास फाइंड करना हो तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। देखें फार्मूले में तो 4 टर्म्स हैं, कौन सी, ये वाली टर्म, फिर एक पूरी ये वाली टर्म है, फिर एक ये वाली टर्म है, फिर एक ये वाली टर्म है। बेटा ये चारों टर्म एक साथ इस्तेमाल नहीं होती, एक वक्त में सिर्फ 2 टर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी 2 टर्म इस्तेमाल होगी, यहां पर देख लेना डेटा में, एक V वाली और एक स्मॉल m वाली। स्मॉल m वाली कौन सी है, ये वाली टर्म m ओवर कैपिटल M। तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, m ओवर कैपिटल M इक्वल दूसरी वॉल्यूम वाली टर्म कौन सी है, V/24। तो मैं यहां पर लिख दूंगा V/24। तो बच्चों आप यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन शर्त है कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए। जरा देखिए यहां पर मैंने लिखा है वॉल्यूम इन DM क्यूब। तो ये जो CM क्यूब में वॉल्यूम है ना, इसको DM क्यूब में कन्वर्ट कर। CM क्यूब को DM क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 500/1000 कितना आ जाएगा, 0.5 DM क्यूब। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। M ये तो फाइंड करना है, मास ऑफ SO2, M की जगह M लिख देंगे। मोलर मास ऑफ SO2, भाई मोलर मास अब आपको जबानी भी फाइंड करना आने चाहिए। चले मैं यहां पर लिख देता हूं SO2। सल्फर का मास होता है 32 एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 32, कितने हो जाएंगे 64। तो मोलर मास किस चीज का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कितना हो जाएगा 64 इक्वल वॉल्यूम कितना है 0.5/24। बेटा ये 64 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास ये m आ जाएगा 0.5/24 मल्टीप्लाई 64, ये इधर आकर डिवाइड हो गया। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास ये मास आ जाएगा, पता है कितना, 1.33 ग्राम। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो 1.33 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला।
तो बेटा डी वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ ना 1.33 ग्राम, ये वाला आंसर ठीक है आपका। ये सेकंड एमसीक्यूज था। अब बच्चों जो थर्ड एमसीक्यू से करा है नेकलेस। नेकलेस किसको बोलते हैं? हार को, गले में नहीं वो पहना जाता है। 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। डायमंड क्या होता है? कार्बन। क्या मतलब? डायमंड का मास, कार्बन का मास गिवन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ डायमंड लिख दें या मास ऑफ कार्बन 6 ग्राम। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? कार्बन एटम यानी नंबर ऑफ एटम आपने बताना है। देखे ना, नंबर ऑफ एटम्स किससे ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल एन से। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये हमने फाइंड करने हैं। एक तो बेटा इसका ज़बानी मेथड है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है पता है? 12 ग्राम अगर होगा तो 1 मोल। 6 ग्राम है तो क्या मतलब? आधा मोल। अगर 1 मोल पूरा हो ना, 1 मोल पूरा हो तो इतने एटम होते हैं। अब आधा मोल है तो इसके आधे एटम हो जाएंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3, 0 की जगह 0, 2 का आधा 1, एक्सपोनेंट 23। बेटा एक तो ये मेथड है ना, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लें 3.01 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने कैसे निकाला फिर से जरा सुन लें बेटा। अगर कार्बन के 12 ग्राम होते ना, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। और बेटा अगर एटॉमिक मास को आप ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो 1 मोल बन जाता है। तो अगर कार्बन के 12 ग्राम होते तो 1 मोल होता है। 6 ग्राम है, 6 ग्राम क्या मतलब? आधा मोल हो गया। 1 मोल में इतने एटम होते हैं, आधे मोल में उसके आधे एटम हो गए। या दूसरा तरीका ये भी है बेटा, देखिए ना आपके पास डेटा में एक स्मॉल एम है और एक कैपिटल एन है, तो फार्मूले में ये वाली 2 टर्म ले लें। स्मॉल एम वाली ये टर्म यानी एम अपॉन कैपिटल एम, M अपॉन कैपिटल M इक्वल कैपिटल N वाली N अपॉन NA, N अपॉन NA, ये आप टर्म ले लें, ये फार्मूला बन जाएगा। अब जरा देखिए M आपको दिए गए 6 ग्राम। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। अब बेटा कार्बन के एटम की तादाद N मालूम करनी है। Na की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये इधर डिवाइड रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा? 6 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23 कैपिटल एन आ जाएगा। जब बेटा आप इसको सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंट 23, ये आपके पास n। देखें फिर वही आंसर आ रहा है 3.01 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। लेकिन यहां पर इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं। एमसीक्यूज में ना एक छोटी सी गलती है। एमसीक्यूज में उन्होंने कहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स, लेकिन नीचे उन्होंने बताया है मोल। अगर मोल के हिसाब से आंसर बताना था तो मैंने अभी आपको बताया कि 12 ग्राम अगर कार्बन होता तो 1 मोल, 6 ग्राम है तो आधा मोल, यानी 0.5 वाला ऑप्शन। लेकिन 0.5 वाला ऑप्शन उस वक्त आता जब ये कह देते हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन। तो बेटा आप इस एमसीक्यूज की करेक्शन कर लें। अगर ये आ जाए ना हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन इट, तो फिर ये बी वाला ऑप्शन 0.5 मोल आएगा। लेकिन अगर आ जाए हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट, तो फिर ये वाला इसका आंसर आएगा। फोर्थ एमसीक्यू, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम? आपने मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करना है। इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम किसके अंदर है? इन यानी किस चीज के अंदर है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 गिवन है, और ये कितना गिवन है? 204 ग्राम। बेटा अगर एक चीज का मास गिवन हो और उससे दूसरी चीज का मास फाइंड करना हो ना, तो यूनिटी मेथड लगेगा। पता है क्या, हम लोग यूनिटी मेथड में 2 दफा वैल्यू लिखते हैं। पहले उस चीज की वैल्यू लिखेंगे जिसकी वैल्यू गिवन है। तो देखिए मास ऑफ Al2O3 गिवन है, तो मैं यहां पर लिखूंगा Al2O3, आगे जिसको फाइंड करना है Al। आपके पास इक्वेशन होती तो यहां पर हम इक्वेशन से मोल वगैरह लिख लेते हैं, लेकिन इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर एल्यूमिनियम है, तो इसका मास निकालने कौन सा? मोलर मास। और देखें कि इसके मोलर मास में एल्यूमिनियम का कितना मास है। बेटा Al2O3 के जहां पर मैं मास निकाल रहा हूं Al2O3, पता है क्या एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। इन दोनों को प्लस करना है। 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 54, प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, ये आपके पास आ जाएगा 102। एल्यूमिनियम के अगर 102 ग्राम हो ना, तो इससे पता क्या चल रहा है? इसके अंदर बताएं एल्यूमिनियम कितने ग्राम है? 102 ग्राम है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये एल्यूमिनियम का है 54, तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम। बच्चों 102 ग्राम से हम लोग यूनिटी मेथड में क्या करते हैं? 1 ग्राम पर जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, ये वाला नंबर नीचे लिखकर डिवाइड कर देंगे। 1 ग्राम से कितने पर चले जाएंगे? 204 ग्राम पर। क्या बन जाएगा? 54 अपॉन 102 मल्टीप्लाई 1 से जब किसी भी नंबर पर जाते हैं तो 1 के सामने ये जो नंबर लिखा होता है ना, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 204। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। तो ये आंसर शायद गिवन होगा जी, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बेटा एमसीक्यूज नंबर 5 है, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर। बेटा रिएक्शन में 2 चीजें होती है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कह रहा है वो वाला रिएक्टेंट जो कंज्यूम अर्लियर, यानी सबसे पहले खत्म हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। एंड गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट,
और करा है इससे प्रोडक्ट की कम मिकदार बनती है। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट की ना ये दो डिफिनीशंस हैं, द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्लियर या द रिएक्टेंट दैट गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यहां पर सी ऑप्शन लिखा हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें समझने वाली वैसे बात नहीं है। बेटा एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नीचे फॉलोइंग का क्या मतलब है, जो नीचे दिए गए हैं, नीचे 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इनकी बात कर रहा है, कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो बेटा ये एमसीक्यूज परसेंटेज कंपोजिशन वाले टॉपिक का है और ये टॉपिक फॉर्मेटिव है, यानी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये छोटा सा एक बेचारा एमसीक्यूज है, इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो क्योंकि आपने इसकी थ्योरी समझी हुई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आसान वे में आपको समझाने की। तो बेटा 4 कंपाउंड है और इन कंपाउंड में हम लोगों ने पहले तो ये पता करना है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज है कितनी। जब सबके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज हमें पता चल जाएगी ना, तो फिर हम वहां से देखकर बता देंगे कि सबसे ज्यादा किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज है। बेटा किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने का पता है तरीका क्या होता है, नीचे हम लोग लिख देते हैं उस कंपाउंड का पूरा मोलर यानी मॉलिक्यूलर मास, ऊपर हम लोग लिख देते हैं उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का जो मास मौजूद होता है। जरा देखें यहां पर पहला कंपाउंड है NH3, ए है, ए में कह रहा है NH3 ना, NH3 के अंदर नाइट्रोजन का, ऊपर नाइट्रोजन का मास लिखेंगे, नाइट्रोजन का मास, इसमें एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, नीचे ना अमोनिया NH3 का मास लिख देंगे। वैसे तो बेटा अब आप लोगों को ना ये मासेस जबानी सोल्व करना आने चाहिए। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, बताएं 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये 17 मैंने यहां पर, अब बी कर लेते हैं एक साथ, फिर इनको कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब बी में जो कंपाउंड है वो है N2H4 हाइड्रोजीन। बेटा आप बताएं इसमें कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है ना इस कंपाउंड में, ऊपर नाइट्रोजन का मास लिख देंगे जो इस कंपाउंड के अंदर है। इस कंपाउंड में जरा देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का मास 14 तो 2 का 28। अब बेटा इसका मोलर मास यहां लिखना है। बेटा एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 32। तो यहां नीचे हम लोग लिख देंगे 30। बच्चों जो सी ऑप्शन है, सी में कौन सी चीज है, सी में है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। बताएं इसमें ऊपर नाइट्रोजन का मास लिखना है, एक नाइट्रोजन है 14। अब यहां पर नीचे मोलर मास लिखना है। बताएं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो जाएगा 30। बच्चों डी जो ऑप्शन है ना, डी में कौन सी चीज है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अब इसमें ऊपर नाइट्रोजन का मास लिखना है, नाइट्रोजन के एक ही एटम है, एक एटम का मास 14 होता है, नीचे पूरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का मास लिखना है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन के 5 एटम है, 4 ये और एक ये 5, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन के एक ही एटम है 16 मास लिखेंगे। बेटा जब इनको प्लस करेंगे ना 35। अब इन सबको जरा हम लोग सोल्व कर ले। बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे 0.82, जब इसको डिवाइड किया 0.875, जब इसको डिवाइड किया 0.467, जब इसको डिवाइड किया 0.4। मुझे बताएं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज कौन से कंपाउंड में। देखिए ना पहले पॉइंट से पहले वाला नंबर सबका 0 है, इससे कंपेयर नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद वाला नंबर 8 8, इधर 4 4, ये तो हो गए कम, इनको तो छोड़ दें। अब इन दोनों में मुकाबला हो गया। अब पॉइंट के बाद जो सेकंड नंबर है, इधर 2 है, इधर 7 है, तो ये 7 वाला बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। बेटा 7th एमसीक्यूज है, विटामिन ए हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H30O। बेटा फार्मूला दिया गया है C20H30O। कराए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विटामिन ए इन 500 मिलीग्राम। मिलीग्राम, ग्राम आ गया ना तो मास है, मास गिवन है कितना 500 मिलीग्राम। बेटा हम लोग मिलीग्राम में मास यूज नहीं करते, ग्राम में करते हैं। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 ग्राम ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स यानी N फाइंड करना है। बच्चों जिस चीज का मास गिवन हो ना, अगर उसी के मोल फाइंड करने हो तो बड़ा आसान सा फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, मोल किसकी इक्वल होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास तो गिवन है 0.5 ग्राम, लेकिन मोलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला से फाइंड करेंगे। यहां पर जरा देखिए ना मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे, मैं आप दोबारा नहीं लिखूंगा, एमसीक्यूज कर रहे हैं कोई न्यूमेरिकल नहीं। बेटा कार्बन का मास 12 होता है एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई उसकी साथ 20 प्लस
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई उसकी तादाद 30 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसकी तादाद 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 240, 12 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा 240, 1 को 30 से 30, 16, ये आपके पास आ जाएगा 286। तो बेटा मास की जगह आप क्या लिखेंगे 0.5 और ये क्या आ जाएगा आपके पास नीचे 286। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0017। आगे भी आ रहा है लेकिन उसको हमने खत्म कर दिया। अब बच्चों या तो इस तरह लिखें या फिर आप पॉइंट लगा दें। पहले जो नॉन जीरो नंबर होता है ना, पहला नॉन जीरो नंबर, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं 1.7। अब आप राइट साइड पर पॉइंट लेकर गए, यहां से यहां लेकर गए, बताएं इस जगह और इस जगह के दरमियान कितने नंबर हैं 1 2 और 3, तो पावर क्या आ जाएगी -3। जब आप राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो पावर माइनस में आती है, लेफ्ट साइड पर अगर पॉइंट लेकर आते हैं तो पावर प्लस में जाती है। तो 1.7 एक्सपोनेंट -3 आपका आंसर आएगा। जरा देखें इसका कोई ऑप्शन है इस तरह का। जी बच्चों, इसका जो बी ऑप्शन है ना वो वाला है 1.7 एक्सपोनेंट -3 वाला। बेटा 8वां एमसीक्यूज है, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन। कह रहा है नीचे कुछ चीजें दी गई हैं, कह रहा है इन सब का 1 मोल जब जलता है, व्हिच विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ CO2। लार्जेस्ट मास ऑफ CO2 देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना CO, इसका जब 1 मोल जलेगा ना तो पता है क्या बना देगा CO2। हम इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके 1 मोल से कंपेयर करना है, तो इसका भी 1 मोल बनेगा, कार्बन की तादाद के लिहाज से बनेगा। डायमंड, डायमंड में कार्बन होती है, ये जब ऑक्सीजन के साथ जलेगी CO2। इथेन है, इसमें है C2H6 प्लस O2, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और क्या बनेगा CO2। लेकिन अब इसमें एक CO2 नहीं, कार्बन की तादाद को देखना है ना, 2 CO2 बनेंगे। ये भी इसका 1 मोल है, इसका भी सबका 1 मोल है। देखिए शुरू में कुछ नहीं लिखो, क्या मतलब 1 मोल है। और मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये जब जलेगा बताएं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। भाई कार्बन का एक ही एटम है ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देगा। बच्चों सबसे ज्यादा मोल किस में बन रहे हैं, जब इथेन जल रहा है। इथेन के जलने से 2 मोल बनेंगे तो कार्बन की मास भी डबल हो जाएगी, जिसमें मोल ज्यादा होते हैं उसका मास भी ज्यादा होता है। अगर कंपाउंड सेम हो, कंपाउंड सेम है ना, मोल ज्यादा तो मास भी ज्यादा, इसका 44 ग्राम बनेगा, इसका 44, इसका 88, इसका 44 ग्राम बनेगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, इथेन वाला C। तो आपके पास C वाला जो ऑप्शन है ना इथेन, ये वाला ठीक होगा। बेटा एमसीक्यूज नंबर 9 है, 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। 1 मोल ऑफ इथेनॉल, बेटा इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH और इथेन का फार्मूला होता है C2H6। हैव एन इक्वल, मास, मास तो डिफरेंट होगा। आप जरा देख लें, बेशक इनके मास आप कैलकुलेट कर लें। मास इसका आएगा, कार्बन के 2 एटम हैं तो 24, हाइड्रोजन के 6 हैं और ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक मास, तो 24 और 6 30 और 46। और इसका मास कितना आ जाएगा, कार्बन के 2 एटम हैं, एक का मास 12, 2 का 24, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 1 होता है, 6 का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो बेटा मास तो 1 मोल का सेम नहीं है, इसका मास आएगा 46 ग्राम, इसका मास आएगा 30 ग्राम, मास ठीक नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम भी डिफरेंट होंगे। इसमें जो एटम है ना बेटा, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6, कितने जाएंगे 8 एटम्स हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल में। और इसमें जो एटम होंगे ना, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6, 8 और ऑक्सीजन के 1, कितने हो जाएंगे 9 एटम्स हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल में। अब बच्चों ये तो मॉलिक्यूल के एटम है ना, अगर मॉलिक्यूल में एटम ज्यादा हो तो मोल में भी ज्यादा होंगे। तो जरा देखें इनके एटम बराबर नहीं है। हाँ, अगर आपने एटम निकालने ना इसके एक मोल में, तो 8 को 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 9 को 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, हमें यहीं से पता चल जाएगा। तो एटम भी बराबर नहीं है। और बेटा कौन सी चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एटम की तादाद मुख्तलिफ हो तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी मुख्तलिफ होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ मॉलिक्यूल सेम होंगे। इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसके एक मोल में, हर चीज के एक मोल में मॉलिक्यूल की तादाद बराबर होगी। कितनी होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल, इसमें भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला जो ऑप्शन है ना, डी वाला ऑप्शन, ये ठीक है। डी वाला ऑप्शन कौन सा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल बताने हैं नीडेड, जिनकी जरूरत होगी फॉर कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 मोल के जलने के लिए। बेटा ये वाली इक्वेशन गिवन है ना, इस इक्वेशन में देख लें 2 मोल ऑफ ब्यूटेन है और 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो आंसर क्या आएगा 13 मोल। और ये कौन सा आंसर है, आंसर नंबर है बी, तो ये बी वाला ऑप्शन ठीक होगा।
बेटा अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आगे 17 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, नाम के शॉर्ट्स हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल। बेटा आप लोग बुक निकालें और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल को समझें। न्यूमेरिकल में जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो होता है न्यूमेरिकल को पढ़कर उसमें से डेटा निकालना। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि डेटा निकालना आसान होता है। बेटा जब आप लोग पेपर में बैठते हैं ना तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डेटा एक्सट्रैक्ट करने में होती है, और अगर डेटा में छोटी सी गलती हो जाए तो उसके बाद आप जितना भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे का सारा गलत होगा। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडिकेटेड द फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन। कह रहा है एक कंपाउंड है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, उसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उसकी कंपोजिशन ये है। अब उस कंपाउंड की क्या कंपोजिशन है? कह रहा है उसके अंदर 65.45% कार्बन है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, कार्बन कितनी है? 65.45%। कह रहा है 5.45% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 5.45% एंड 29.09% ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 29.09%। इट्स मोलर मास इज 110 ग्राम पर मोल, यानी इस कंपाउंड का जो मोलर मास है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंपाउंड मोलर मास 110 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, चाहे आप सिर्फ मोलर मास लिखें, कंपाउंड मोलर मास लिखें या इंपिरिकल फार्मूला मोलर मास लिखें, यूनिट क्या लिखनी है? ग्राम पर मोल। बाद औकात हम लोग सिर्फ ग्राम भी लिख देते हैं। आगे कह रहा है डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। बेटा आगे इक्वल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बेटा आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको पहले इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करना पड़ता है, और इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में कंपाउंड में ये एलिमेंट है, आपने इन सब एलिमेंट के मोल्स फाइंड करने। तो मैं हेडिंग डालूंगा मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट है कार्बन, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ कार्बन, फिर यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा मोल कैसे निकालते हैं? आपको डेटा में या तो परसेंटेज गिवन होगी हर एलिमेंट की, या फिर मासेस गिवन होंगी। अगर मासेस गिवन होंगी तो यहां पर परसेंट की बजाय ग्राम लिखा होगा। बेटा चाहे परसेंटेज गिवन हो चाहे मास गिवन हो, आप लोगों ने उस कंपाउंड की परसेंटेज लिखनी है या मास लिखनी है, और उसके नीचे यानी उसको डिवाइड कर देना है आपने उस कंपाउंड का मोलर मास यानी उसके एटॉमिक मास से। तो देखें कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन है? 65.45, और कार्बन का मोलर मास एटॉमिक मास कितना होता है? 12। बेटा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.45, और ये क्या आ जाएंगे? मोल। किस चीज के मोल? मोल ऑफ कार्बन। तो मैं यहां पर लिख दूंगा मोल ऑफ कार्बन। आप बच्चों मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे आप खुद बताएं। ऊपर हाइड्रोजन की परसेंटेज, नीचे हाइड्रोजन का मोलर मास यानी एटॉमिक मास। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी गिवन है? 5.45%। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, बताएं करके दिखाएं, शाबाश कैलकुलेटर इसके लिए भी वेरी गुड। क्या आंसर आएगा इसका? 5.45, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन, और मोल के लिए यूनिट MOL मोल लिख देंगे। मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन की परसेंटेज, नीचे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी मोलर मास। बेटा ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.09, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.818, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन, और साथ यूनिट क्या लिखेंगे? मोल। बच्चों हम लोगों ने तीनों एलिमेंट्स के मोल निकाल लिए। अब सेकंड स्टेप, ये जितने भी मोल निकाले हैं इनके दरमियान सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालनी है। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा सिंपलेस्ट मोल रेशियो। बेटा 3 एलिमेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मैं यहां पर लिखूंगा कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। कार्बन के नीचे कार्बन के मोल 5.45,
हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन के मोल 5.45, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन के मोल 1.818। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं बेटा? जिन नंबर्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो निकालनी हो, आप लोग उनमें से जो लीस्ट नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, सब नंबर्स को उस सबसे छोटे नंबर पर डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे छोटा नंबर 1.818 है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों मोल्स को 1.818 से डिवाइड कर दूंगा। 1.818 1.818 1.818, यहां बीच में रेशो लगा देंगे। बेटा जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, 2.99 समथिंग आएगा। 2.99 का क्या मतलब होता है? 3 ही तो होता है। अब बच्चों बताएं, ये और ये सेम है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? तो भाई जब ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू हो, वो कैंसिल हो जाती है, आंसर क्या आ जाता है? 1। ये आपके पास आ गई सिंपलेस्ट मोल रेशियो। बेटा तीसरा स्टेप, आपने इंपिरिकल फार्मूला लिखना है, तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं? एलिमेंट की सिंबल लिखेंगे। 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहां पर मैं लिखूंगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बेटा ये जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो आई है ना इनकी, इसको मैं लिखूंगा इस फार्मूले में, लेकिन एज अ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? नीचे करके थोड़ा सा साइज में छोटा करके चीज को लिखना है। जरा देखें, कार्बन की रेशियो 3 है, तो यहां मैं नीचे छोटा करके 3 लिख दूंगा, ये सब स्क्रिप्ट बन गया। सब स्क्रिप्ट को डाउन स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अगर आप ऊपर लिखेंगे ना छोटा करके, तो वो कहलाता है अप स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट। अब जरा देखें, हाइड्रोजन की रेशियो 3 है, तो यहां पर भी 3 सब स्क्रिप्ट के तौर पर आएगा। ऑक्सीजन की रेशियो 1 है, तो ऑक्सीजन के साथ 1 एज ए सब स्क्रिप्ट आएगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों के पास आ गया इंपिरिकल फार्मूला। हमने इंपिरिकल फार्मूला फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला करना था, लेकिन मजबूरी ये थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें इंपिरिकल फार्मूला की जरूरत होती है। तो जनाब अब हम लोग इंपिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के भी 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये जो इंपिरिकल फार्मूला है, इसका आपने मोलर मास निकालना है, और इसे हम लोग कहते हैं इंपिरिकल फार्मूला मोलर मास। मैं यहां पर हेडिंग डाल दूंगा इंपिरिकल फार्मूला मोलर मास। बच्चों किसी भी चीज का मोलर मास निकालना हो, आप उसका फार्मूला लिख दिया करें। मैंने यहां पर इंपिरिकल फार्मूला का मोलर मास निकाला है, इंपिरिकल फार्मूला लिख दूंगा C3H3O। अब इनके नीचे इनके एटॉमिक मासेस लिखकर प्लस कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, मल्टीप्लाई कार्बन की तादाद 3 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई उसकी तादाद 3 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले प्लस नहीं करते। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 3 से मल्टीप्लाई होगा 36, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 16। बेटा जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55। और ये क्या है? इंपिरिकल फार्मूला मोलर मास। मोलर मास आ गया, यूनिट क्या बन जाएगी? ग्राम पर मोल। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का सेकंड स्टेप, हम लोगों ने एक नंबर फाइंड करना होता है जिसे हम लोग कहते हैं n, और n का अपने एक फार्मूला होता है। n का फार्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू कंपाउंड्स मोलर मास, कंपाउंड्स मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मोलर मास। बेटा n फाइंड करना है, n की जगह हम लोग n लिख देंगे। ऊपर कंपाउंड्स मोलर मास, कंपाउंड्स मोलर मास आपको गिवन है 110 अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास, इंपिरिकल फार्मूला मास 55। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2। बेटा अगर n की वैल्यू होल नंबर आ रही है ना, होल नंबर का क्या मतलब है? पॉइंट में ना हो। हाँ अगर इस तरीके से आ जाए ना 2.000, भले पॉइंट के बाद जितने जीरो हो, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर ना हो, तो पॉइंट के बाद 0 हो, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही होता है, तो ये भी होल नंबर होगा। बेटा अगर n की वैल्यू होल नंबर आ रही है, यानी इसमें पॉइंट ना हो या फिर अपान की शक्ल में ना हो, जैसे 1/2 या 2/3 या इस तरह कोई नंबर ना हो, ये अगर होल नंबर है तो इसका मतलब आपने ये जितना भी काम किया है ये बिल्कुल आपने ठीक किया है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आप अपना काम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब बेटा लास्ट स्टेप, अब आपने यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? यही जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, इसके ये जो सबस्क्रिप्ट है, इनको n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैं यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला लिखूंगा C3
H3O और इसके सबस्क्रिप्ट को किससे N से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा C3H3O सबस्क्रिप्ट की वैल्यू लिखेंगे 2। अब ये 2 इस सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6, यहां पर 1 है, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H6O2। तो जनाब ये आपका आंसर आ गया। और बेटा यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, इसका आप मोलर मास निकाल लें, अगर इसका मोलर मास इस मास के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने काम ठीक किया है। लेकिन बेस्ट वे पता है चेक करने का कौन सा है? यहां से नहीं, यहां से। उसकी वजह यह है कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा तजर्बा है टीचिंग का, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा टीचिंग में गुजार दिया है। अल्लाह ने मेरे स्टूडेंट को एक सलाहियत दी है और वो सलाहियत ये है कि उनका पूरे का पूरा ये क्वेश्चन गलत होता है लेकिन आंसर ठीक होता है। न्यूमेरिकल नंबर 2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl, हाउ मेनी कितने हैं, क्या मतलब आपसे पूछ रहा है, आपने फाइंड करने हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl, मोल ऑफ HCl आपने फाइंड करने हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल्स ऑफ HCl फाइंड करने, आगे क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 125 ग्राम ऑफ AlCl3, 125 ग्राम, ग्राम का क्या मतलब है? मास, और 125 ग्राम यानी ये मास गिवन है AlCl3 का। तो मैं यहां पर लिखूंगा मास ऑफ AlCl3 125 ग्राम। बेटा सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बुक में गिवन है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी। बेटा ये मैंने आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है। ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम भी कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बेटा आप HCl के मोल फाइंड तब कर सकते हैं जब आपके पास AlCl3 के मोल होंगे, क्योंकि HCl और AlCl3 दोनों एक ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना चीजों के मोल के दरमियान रिलेशन बताती है। हमने HCl के मोल फाइंड करने, हमारे पास AlCl3 के मोल नहीं है, हमारे पास AlCl3 का मास है, ग्राम्स है। तो पहला काम क्या करेंगे, ये जो मास ऑफ AlCl3 है ना, इसको मोल ऑफ AlCl3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ AlCl3। बेटा मास AlCl3 का गिवन है, मोल AlCl3 के फाइंड करने हैं, यानी जिस चीज का मास गिवन है उसी के मोल। बेटा जब जिस चीज का मास गिवन हो उसी के मोल फाइंड करने हो तो हम लोग एक रिलेशन लगाते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं, और वो फार्मूला क्या है? मोल किसके इक्वल होता है? मास अपान मोलर मास। बेटा यहां पर मोल AlCl3 के होंगे, मास भी इसी का, मोलर मास भी इसी का होगा। अब मोल हमने फाइंड करने हैं तो मोल के नीचे मैं लिख दूंगा मोल। बच्चों मास AlCl3 का 125, मोलर मास यहां पर फाइंड कर लेते हैं। AlCl3 मैंने फार्मूला लिख दिया। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, क्लोरीन का मास होता है 35.5 यानी एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई इसकी तादाद 3 है। बेटा पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 की जगह मैं 27 ही लिख दूंगा, इसके साथ कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। बेटा जब आप 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 106.5 आ जाएगा। अब इसको इसमें प्लस करना है, आपके पास आ जाएगा 133.5। बेटा जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.936। ये हमारे पास क्या आ गया? मोल, किस चीज के मोल? मोल ऑफ AlCl3। मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, यहां आगे यूनिट भी लिख दूंगा मोल। अब बच्चों AlCl3 के मोल आ गए, AlCl3 के मोल आ गए, हम लोगों ने अब HCl के मोल फाइंड करने हैं। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ HCl। बेटा अगर एक चीज के मोल गिवन हो और दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हो और दोनों चीजें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद हो तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। शुरू में मैं उस चीज के मोल लिखूंगा जिसके मोल कम से कम मुझे एक दफा पता होंगे। जरा देखें मोल ऑफ AlCl3 हमें मालूम हो गए हैं, तो मैं शुरू में लिखूंगा मोल ऑफ AlCl3।
आगे यहाँ पर जिस चीज के मोल फाइंड करने हैं, किस चीज के मोल फाइंड करने हैं, HCl के, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ HCl। बेटा यहां पर जो HCl के मोल लिखने हैं और यहां पर जो AlCl3 के मोल लिखने हैं ना, वो ये वाले नहीं है, AlCl3 के ये वाले मोल नहीं लिखने। ऊपर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहां पर मैं लिखूंगा AlCl3 के मोल, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो देखिए AlCl3 के मोल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 हैं, तो यहां पर मैं 2 लिख दूंगा। HCl के मोल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 6 हैं, तो मैं यहां पर 6 लिख दूंगा। अब आप लोग जानते हैं कि ये यूनिटी मेथड है, और यूनिटी मेथड में हम 2 मोल ऑफ AlCl3 से 1 मोल ऑफ AlCl3 पर जाएंगे। 1 मोल ऑफ AlCl3 कैसे जाते हैं बेटा, जब भी किसी नंबर से 1 पर जाते हैं ना, तो उस नंबर के सामने ये जो नंबर लिखा होता है ना, इसको ऊपर लिखते हैं, 6 को मैं ऊपर लिख दूंगा, और ये वाला नंबर यहां पर नीचे लिख देते हैं। 6/2 क्या बन जाएगा, मोल ऑफ HCl। अब बच्चों हम लोग 1 मोल ऑफ AlCl3 से कितने मोल ऑफ AlCl3 कितने आ गए, 0.936, इस पर जाएंगे। 0.936 मोल ऑफ AlCl3। बेटा जब 1 से किसी भी नंबर पर जाते हैं ना, तो 1 के सामने ये जो नंबर लिखा होता है ना, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बन जाएगा, 6/2 मल्टीप्लाई 0.936, क्या बन जाएंगे, मोल ऑफ HCl। बेटा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.808। ये हमारे पास क्या आ गए, मोल, किस चीज के मोल, मोल ऑफ HCl, तो मैं इधर लिख दूंगा मोल ऑफ HCl। मोल ऑफ HCl फाइंड करने थे, मोल ऑफ HCl फाइंड कर लिए, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के मोल आपने फाइंड करने हैं। मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन। इक्वेशन में ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। जरा देखें इक्वेशन में कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखा हुआ है, गैस करें कौन सा है, CaNO3 वाला। इसके 1.0 ग्राम गिवन है। 1.0 ग्राम क्या मतलब, मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 1.0 ग्राम। बेटा सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बेटा ये मैंने आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है। ये कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कैल्शियम नाइट्रेट एक साल्ट है, लेकिन ये साल्ट खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। याद रखें साल्ट बहुत सारे हैं, लेकिन सारे साल्ट खाने के लायक नहीं होते। बच्चों मोल ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड करने हैं, और इस चीज का मास गिवन है। बेटा अगर इसके मोल गिवन होते ना, तो हम लोग इक्वेशन को इस्तेमाल करते ये इसके मोल फाइंड कर सकते थे। हमने पहला काम क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट का ये जो मास है ना, इसके इस मास को इसके मोल में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। बेटा जरा देखिए मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट गिवन है, मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट फाइंड करने हैं। जिस चीज का मास गिवन हो उसी के मोल फाइंड करने हो, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, रिलेशन होता है, मोल किसके इक्वल होता है बेटा, मास अपान मोलर मास। मोल फाइंड करने हैं, देखे ना मोल फाइंड करने हैं, तो मोल के नीचे में क्या लिख दूंगा, मोल मास कितना है 1.0। कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास निकाल लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है CaNO3 कैल्शियम का मास होता है 40 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का होता है 14, लेकिन नाइट्रोजन की तादाद है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन की मास 2 दफा गिवन है, एक दफा 3 है फिर 2 है, तो 2 दफा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को 40 लिख देंगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। बेटा जब आप इन्हें प्लस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 164, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 164। बेटा जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0060975, इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम लोग ये करते हैं कि ये वाले जो 3 नंबर है ना,
ये रिटेन कर लेते हैं और इनको खत्म कर देते हैं। तो जरा देखें, ये जो फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर है ना, ये 5 से बड़ा है, तो इसमें एक इजाफा हो जाएगा, इसमें एक इजाफा तो 10 बन जाएगा ना, और 10 का 0 यहाँ लग जाएगा, 1 इसमें प्लस हो जाएगा 1 6, तो 0.0061 हम लोग लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0061। अब आखिर वाला 0 पॉइंट के आखिर वाला जो 0 होता है ना, जिसके बाद कोई और नंबर नहीं होता, वो न भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मोल, किस चीज के, मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो मैं यहां पर लिख दूंगा मोल ऑफ NO3 होल 2, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल। बच्चों अब मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आ गए हैं, हम लोगों ने ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने हैं, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हेडिंग डाल दूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, मैं यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों हम लोग ने यहां पर दो चीजों के मोल लिखने हैं। पहले उस चीज के मोल लिखने हैं जिसके मोल कम से कम एक दफा हमें मालूम हो। मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमें एक दफा मालूम हो गए, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इक्वल, जिस चीज के मोल फाइंड करने हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहां पर लिख दूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये जब भी हम लोग लिखते हैं ना अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसके नीचे ये जो हम लोग लिखते हैं मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, मोल ऑफ ऑक्सीजन, या कोई और चीज होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इन चीजों के मोल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लेकर लिखने। कैल्शियम नाइट्रेट के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। मोल ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने हैं, 3, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3। बच्चों 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आ गया है। अब अगर कोई और नंबर होता तो उससे हम लोग 1 पर जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी 1 है, तो अब हम लोग 1 से ये जो हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट के मोल है ना 0.0061, इस पर जाएंगे, 0.0061 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2। बेटा कैसे आ जाएंगे, जब भी 1 से किसी और नंबर पर जाते हैं तो 1 के सामने ये जो नंबर लिखा होता है ना 3, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 0.0061, हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो शायद यहाँ पर पूरा ना आ सके, तो मैं यहाँ पर मोल और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ ऑक्सीजन O2। वैसे आपके पास जगह होगी तो आपने इसके आगे लिख देना है। अब बच्चों जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0183, ये क्या आ जाएंगे, मोल, किस चीज के मोल, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इस साइड पर लिख दूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। और बेटा यही फाइंड करना था, जरा देखिए ना, मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना था, फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये कह रहा है कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो टॉपिक है ना मुकम्मल तौर पर फॉर्मेटिव है, ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, हम लोग इसे सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नीचे डेटा गिवन है और कह रहा है कि आपने इस डेटा से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। अच्छा आगे ना डेटा क्वेश्चन नंबर 6 बना कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये गलती से जो है ना वो ये नंबरिंग गलत दी गई है, बहुत सारे क्वेश्चन की गलत दी गई है। एक क्वेश्चन के दो जो है ना, वो जैसे ही नई लाइन शुरू होती है वहां से नंबरिंग इन्होंने कर दी है। तो जरा देखिए, कह रहा है 20.2% सोडियम, सोडियम की सिंबल होती है Na, तो Na की परसेंटेज गिवन है, Na कितनी है, 20.2%। 37.6% सल्फर, सल्फर की परसेंटेज गिवन है 37.6%। 42.2% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है 42.2%। कह रहा है मोलर मास, यानी कंपाउंड का जो मोलर मास है ना 682.8 ग्राम पर मोल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंपाउंड मोलर मास, कितनी गिवन है, 682.8 ग्राम पर मोल। आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहां पर मैं लिखूंगा एम्पिरिकल फार्मूला, फाइंड करना है आगे क्वेश्चन मार्क्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है आगे क्वेश्चन मार्क्स।
बच्चों पहले हम लोग इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे और हमें पता है इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके मोल्स फाइंड करने हैं। मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल ऑफ सोडियम, मोल ऑफ सल्फर, दूसरा एलिमेंट सल्फर था, फिर मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा मोल हमारे पास कैसे आते हैं? ये जो परसेंटेज मासेस हैं इनको इन एलिमेंट के मोलर मास यानी एटॉमिक मास पर डिवाइड कर देना है। सोडियम की परसेंटेज कितनी है? 20.2। इसका मोलर मास, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। सल्फर की परसेंटेज 37.6 और इसका मोलर मास होता है 32। बेटा ऑक्सीजन की परसेंटेज है 42.2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी मोलर मास होता है 16। बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.878। 0.878 ये हमारे पास मोल आ गए हैं। किस चीज के मोल? मोल ऑफ सोडियम। बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 1.175। ये क्या आ गया है? मोल। किस चीज के मोल आ गए हैं? मोल ऑफ सल्फर। बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे 2.6375 ये हमारे पास आ गए मोल ऑफ ऑक्सीजन। और यूनिट क्या लिखेंगे? मोल। बेटा हमने तीनों एलिमेंट्स के, ये जो तीनों एलिमेंट्स थे इनके हम लोगों ने मोल फाइंड कर लिए। अब सेकंड स्टेप है इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करने का। और वो सेकंड स्टेप क्या है? ये जितने भी मोल फाइंड किए ना इनके दरमियान सिंपलेस्ट मोल रेशियो फाइंड करना है। मैं यहां पर लिखूंगा सिंपलेस्ट मोल रेशियो। बच्चों 3 एलिमेंट है सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। मैं यहां पर लिखूंगा सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, इनके दरमियान रेशियो लगा देंगे। सोडियम के नीचे सोडियम के मोल 0.878, सल्फर के नीचे सल्फर के मोल 1.175 और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन के मोल 2.6375। बेटा मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.878। इन सबको 0.878 पर डिवाइड कर देना है। यानी मैं यहां पर अपान करके लिख दूंगा 0.878, यहां पर भी 0.878, यहां पर भी 0.878, यहां पर बीच में रेशियो लगा देंगे। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। बेटा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.338। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। असल में आ रहा था 3.0039। बेटा यहां पर ये जब सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं ना तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये होल नंबर आए, पॉइंट वाला ना आए। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आ रहा हो तो फिर हम लोग उसे नहीं लिखते, या पॉइंट के बाद अगर 9 आ रहा हो तो उस 9 को खत्म करके हम आगे एक बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ रहा हो जैसे 0.1 है, 0.2, 0.3 तो वो फिर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 आ गया था तो ये हमारी मजबूरी थी, इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे। बेटा रेशियो हमारे पास ये आ तो रही है लेकिन ये सिंपलेस्ट होल रेशियो नहीं है, यानी यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट में आ रहा है, तो इसके पॉइंट को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? बेटा पहले इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या ये होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अगर हो गया तो फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी होल नंबर में कन्वर्ट ना हुआ तो फिर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 से। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बच्चों अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये हमारे पास आ जाता है 2.674। 2.674 तो इससे आप लोग अगर राउंड ऑफ भी करें ना 2.674 तो बड़ा फर्क है, इसको आप 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको आप लोग बच्चों मल्टीप्लाई कर देना 3 से, ये आपके पास आ जाएगा 4.014। तो जरा देखें 4 पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो इसे हम खत्म कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4। ये 4 किस वक्त आएगा? जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मसला ये कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पूरी रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख दूंगा मल्टीप्लाई 3। बेटा 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेशियो, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो मैं यहां पर हेडिंग क्या डालूंगा, एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, एलिमेंट की सिंबल NaSO, नीचे इनकी रेशो 3, 4, 9। ये आपके पास बन गया है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एक चीज का आंसर आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड करना था, कर लिया, ये आपके पास हो गया आंसर। अब बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के भी 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में ये जो एम्पिरिकल फार्मूला आया है इसका मोलर मास, तो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। पहले एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे Na3S4O9। बेटा Na का एटॉमिक मास होता है 23, मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा जो इसकी तादाद है, प्लस सल्फर का होता है 32, मल्टीप्लाई इसकी तादाद 4 कर दूंगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई इसकी तादाद 9 कर दूंगा। बच्चों जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 69, प्लस पहले मल्टीप्लाई करना है ना, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस वैसे का वैसे लिख दिया। 32 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 128। 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 144। बेटा जब आप इनको प्लस करेंगे 341, और ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास, मोलर मास यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का सेकंड स्टेप, हम लोगों ने एक नंबर फाइंड करना है जिसे हम लोग कहते हैं एन। एन का अपना एक फार्मूला होता है, एन किसके इक्वल होता है, कंपाउंड्स मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। बेटा एन की जगह लिख देंगे एन, कंपाउंड्स मोलर मास 682.8 अपान बेटा क्या आ रहा है 341। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना ये आपके पास आ जाएगा 2.0023। 2 के बाद ना 0 आ रहा है तो उसको हम खत्म कर देंगे, ये हमारे पास एक होल नंबर बन जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए, अब यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा, नंबर कौन सा आ रहा है 2.0023। तो ये ऑलमोस्ट होल ही है, यानी पॉइंट के बाद 2 दफा 0 आ रहा है। अगर एक दफा भी 0 आ रहा होता तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते, लेकिन अगर यहाँ पर कोई और नंबर आ जाए ना, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जो कुछ इस तरह का, अगर यहाँ पर 9 भी आ जाए तो फिर भी हम लोग कहते हैं होल नंबर है, उस 9 को खत्म करके इधर एक बढ़ा देते हैं। बेटा अब लास्ट स्टेप है, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, यही जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसके ये जो सब स्क्रिप्ट है ना, ये जो नीचे छोटे छोटे नंबर लिखे हैं इनको इस n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहां पर पहले तो लिखूंगा एम्पिरिकल फार्मूला Na3S4O9, Na3S4O9, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, n से। बच्चों n की वैल्यू लिख देंगे, पहले यही लिखेंगे Na3SO9, और इसको n की वैल्यू कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा। मुझे बताएं Na जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, S जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 9 जब मल्टीप्लाई होगा 18, O 18। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना था, ये देख लें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना था, हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है ना, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ये असल में ये 5 का ही हिस्सा था, ये गलती से 6 लिख दिया। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 13 तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे फॉर्मेटिव टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं, लिहाजा वो हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे वो है न्यूमेरिकल नंबर 14। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट करना है दैट कंटेन्स 40% कार्बन, इसमें कार्बन 40% है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कार्बन कितनी है 14%। 6.7% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो कितनी है 6.7%, एंड 53.3% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 53.3%, ऑक्सीजन है 53.3%।
3%। बच्चों हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। फाइंड करना है आगे क्वेश्चन मार्क्स। बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के मोल फाइंड करते हैं। मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। बेटा पहले मोल ऑफ कार्बन। कैसे मोल आएंगे? बेटा ये 40 नहीं था, मादरत के साथ ये 40 था, 40 परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज 40, एटॉमिक मास 12। बेटा जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33। ये 3.33 क्या आ गया? मोल ऑफ कार्बन। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मोल ऑफ कार्बन और यहां पर क्या लिखूंगा? मोल। आगे बेटा सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या लिखूंगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे लिखूंगा? हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.7 अपॉन एटॉमिक नंबर 1। बेटा जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.7 और ये क्या आ जाएगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या लिखेंगे? मोल। अब बच्चों तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा मोल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन की परसेंटेज 53.3 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यानी मोलर मास 16। तो क्या लिखेंगे? 53.3 अपॉन 16। बेटा जब आप इसे सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33 और ये क्या आ जाएगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहां यूनिट क्या लगा देंगे? मोल। मोल्स ऑफ एलिमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करने का सेकंड स्टेप, ये जितने भी मोल फाइंड किए हैं इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो। मैं हेडिंग डालूंगा सिंपलेस्ट मोल रेशो। तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं यहां पर लिखूंगा कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। कार्बन के नीचे मोल ऑफ कार्बन यानी 3.33, हाइड्रोजन के नीचे मोल ऑफ हाइड्रोजन 6.7 और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन के मोल 3.33। तो कार्बन के नीचे कार्बन के मोल 3.33, हाइड्रोजन के नीचे 6.7, ऑक्सीजन के नीचे 3.33। बेटा सिंपलेस्ट रेशो कैसे लेते हैं? जितने भी नंबर हो उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है सब नंबर्स को उस पर डिवाइड कर देते हैं। इनमें छोटा नंबर कौन सा है? 3.33। तो क्या करेंगे? इसको भी 3.33 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3.33 से, इसको भी 3.33 से डिवाइड कर देंगे। ये दरमियान में रेशो लगा दी। बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 1। इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 2.00 समथिंग आएगा। तो पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा? 1। तो जनाब ये आप लोगों के पास आ गई है सिंपलेस्ट मोल रेशो। अब लास्ट स्टेप हम लोगों ने इंपिरिकल फार्मूला लिखना है। मैं यहां पर लिखूंगा इंपिरिकल फार्मूला। बेटा इंपिरिकल फार्मूला लिखना बहुत आसान होता है। ये एलिमेंट की सिंबल लिखेंगे। क्या सिंबल लिखूंगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नीचे इनके मोल रेशो लिख देंगे। कार्बन की रेशो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन की रेशो 2 है, 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन की रेशो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के पास आ गया इंपिरिकल फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 15 है, a solution is prepared by dissolving 10.0 gram of sodium chloride। बेटा 10.0 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी मास ऑफ सोडियम क्लोराइड गिवन है। मुझे कैसे पता चला कि ये मास है? लिखा हुआ क्या है? 10.0 ग्राम। ग्राम से पता चला कि ये मास है, तो मैं यहां पर लिखूंगा मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? NaCl। 10.0 ग्राम कह रहा है एक सोल्यूशन है जो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? 10.0 ग्राम NaCl को पानी में डिसोल्व करके इन वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। आपको पता है ग्राम पर डीएम क्यूब जो कंसंट्रेशन होती है वो स्ट्रेंथ कहलाती है। तो आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है।
एंड मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब जो कंसंट्रेशन होती है क्या कहलाती है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी भी फाइंड करनी है। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है मास एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब या डीएम क्यूब। लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखें ना तो वो कह रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। तो बेटा अब हम लोगों ने यहां पर सबसे पहले तो ये लिखना है मास एब्सोल्यूट, और सॉल्यूट आपको पता होना चाहिए जो चीज डिसोल्व होती है। कौन सी चीज यहां पर डिसोल्व हो रही है? NaCl। तो इसका मास हमारे पास कितना है? 10.0 ग्राम। और स्ट्रेंथ के लिए हमें दूसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में भी आप स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि आपने ग्राम पर डीएम क्यूब में फाइंड करना है। तो इस वॉल्यूम को हम लोग डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा ये आपके पास कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब है। 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा? 0.5 डीएम क्यूब। ये अब आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया है जो आपने इस्तेमाल करना है। अब बच्चों हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है? मास एब्सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब या डीएम क्यूब। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? डीएम क्यूब। स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ की जगह स्ट्रेंथ लिख देंगे। मास एब्सोल्यूट इन ग्राम, मास एब्सोल्यूट इन ग्राम कितना है? 10.0। वॉल्यूम 0.5। बेटा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 20। और यूनिट क्या आएगी? ऊपर कौन सी चीज है? ग्राम। नीचे कौन सी चीज है? डीएम क्यूब। ये आप लोग के पास क्या चीज आ गई है? स्ट्रेंथ। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी थी। ये जो स्ट्रेंथ है ये सॉल्यूशन की है, तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया है? आंसर। अब बच्चों हम लोगों ने मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब तो हमारे पास है, लेकिन मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट है ना, तो इस मास ऑफ सॉल्यूट को मोल ऑफ सॉल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या मतलब? NaCl। बेटा NaCl का मास गिवन है, इसके मोल फाइंड करने हैं। जिस चीज का मास गिवन हो उसी के मोल फाइंड करने हो तो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा मोल हमारे पास नहीं है, मोल हमने फाइंड करने हैं, तो मोल की जगह मोल लिख देंगे। मास कितना है? 10.0। मोलर मास ऑफ NaCl। NaCl, Na का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को प्लस करेंगे 58.5। तो बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे 58.5। नीचे मोलर मास है तो मोलर मास 58.5 आ गया। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.17। ये आपके पास क्या आ गया? मोल। किस चीज के? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारे पास कौन सा है? NaCl। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? मोल। बेटा अब हम लोग फाइंड करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी का अपना फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। बेटा स्ट्रेंथ जो होती है ना उसमें यहां पर डीएम क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, लेकिन मोलैरिटी में सिर्फ और सिर्फ डीएम क्यूब होगा। बेटा ऊपर हम लोगों ने लिखना है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं? 0.17। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब 0.5। ये आपके पास मोलैरिटी।
जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.34। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर dm³। तो जनाब ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का टॉपिक थ्योरी के पेपर के लिए फॉर्मेटिव है, प्रैक्टिकल में आएगा, लिहाजा इसे हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 0.5 मोल पर dm³ NaCl सॉल्यूशन। मोल पर dm³ क्या मतलब, मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन कितनी गिवन है, 0.5 मोल पर dm³। डिफाइन कंसंट्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ए में आप लोगों ने कंसंट्रेशन की डिफिनीशन लिखनी है, डिफिनीशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक तो ये आपने लिखना है। बी में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। बी में आप लोगों ने मास ऑफ NaCl फाइंड करना है। टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा देखे ना, मोलैरिटी यही होगी इस सॉल्यूशन की। ये जो मोलैरिटी वाली बात की है ना, ये सारे जितने भी पार्ट हैं सब के लिए सेम है। कह रहा है कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन टू ग्राम पर dm³। आपने इसकी कंसंट्रेशन को यहां पर किस में गिवन है, मोल पर dm³। इसको कह रहा है कन्वर्ट करें ग्राम पर dm³। और ग्राम पर dm³ क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। यानी आपने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है। आगे करा है प्रपोज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एक्यूरेटली प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। आगे डी में आपने प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का। तो ये मिक्स है, इसके कुछ पार्ट्स न्यूमेरिकल के हैं, कुछ थ्योरी के हैं। बेटा पहले तो हम लोगों ने यहां पर कंसंट्रेशन, और यहां पर कौन सी कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोगों ने यहां पर डिफाइन करना है। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा अगर आप लोग इस क्वेश्चन का ये जो ए पार्ट है ना, इसको आप पढ़ें बुक में जो लिखा हुआ है, तो वहां पर ये लिखा हुआ है डिफाइन कंसंट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट यानी इस सॉल्यूशन के लिहाज से आपने कंसंट्रेशन को डिफाइन करना है। तो बेटा इस सॉल्यूशन के लिहाज से एक तो कंसंट्रेशन हमें बता रहा है कि ये मोलैरिटी को डिफाइन करना है। कंसंट्रेशन दो किस्म की होती है ना, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ। तो यानी एक तो आपने मोलैरिटी को डिफाइन करना है, और दूसरा फिर आपने ये एग्जांपल भी दे देनी है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एग्जांपल इसी की 0.5 मोल पर dm³, 0.5 मोल पर dm³ ऑफ NaCl solution mean 0.5 moles of NaCl are dissolved in 1 dm³ of solution. ये तो बेटा हो गया एक आंसर। आगे मास ऑफ NaCl, जब वॉल्यूम कितना गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अब हम लोग इसका बी फाइंड करते हैं, मास ऑफ NaCl।
बच्चों बी में हमने मास ऑफ NaCl यानी मास ऑफ सोल्यूट हम लोगों ने फाइंड करना है। NaCl जहां पर क्या है, सोल्यूट है। बेटा मोलैरिटी गिवन है ना, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। बेटा हमें मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, मोलैरिटी वाले फार्मूले से हम लोग NaCl के मोल फाइंड कर लेंगे और जब NaCl के मोल आ जाएंगे फिर हम लोग NaCl के उन मोल को NaCl के मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम लोग मोलैरिटी से मोल फाइंड करते हैं, लेकिन बेटा मोलैरिटी वाले फार्मूले में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगता है ना वो सेंटीमीटर क्यूब नहीं, कौन सा लगता है, डीएम क्यूब। तो पहला काम जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, 250 अपॉन 1000 कर देंगे, 0.25 यूनिट क्या आ जाएगी, डीएम क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या मतलब है, यहां पर कौन सी चीज डिसोल्व हो रही है, NaCl। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। बेटा वैसे तो मोल फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते थे मास अपॉन मोलर मास। बेटा NaCl का मास तो गिवन ही नहीं है, NaCl का मास फाइंड करना है, इस वजह से वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अब हमारे पास मोलैरिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, लिहाजा मोलैरिटी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5, मोल ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब 0.25। बच्चों ये 0.25 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट। बेटा जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 0.125 और 0.125 क्या आ गया, मोल। किस चीज के मोल आ गए, मोल ऑफ सोल्यूट यानी NaCl के। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल NaCl। बच्चों NaCl के मोल आ गए, हमें NaCl के मोल नहीं, NaCl का मास चाहिए था, तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ NaCl। मास, अब देखें NaCl के मोल आ गए, मोल को मास में कन्वर्ट करना है। जिस चीज के मोल हूं उसी का मास फाइंड करना हो तो हम लोग रिलेशन लगाते हैं, कौन सा रिलेशन, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बच्चों मोल हमारे पास गिवन है 0.125, मास फाइंड करना है, मोलर मास, मोलर मास NaCl का, NaCl, Na का मास होता है 23, Cl का 35.5, दोनों को प्लस करेंगे 58.5, तो यहां पर क्या आ जाएगा 58.5। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.125 मल्टीप्लाई 58.5 इक्वल क्या आ जाएगा, मास। बेटा जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.3125। अब ये मास आ गया है, किस चीज का मास, मास ऑफ NaCl, और मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। ये जनाब आप लोगों के पास बी का आंसर आ गया। बी में क्या फाइंड करना था, मास ऑफ NaCl। अब बच्चों हम लोग सी फाइंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है यानी ग्राम पर डीएम क्यूब। बेटा मोलैरिटी को अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना तो स्ट्रेंथ आ जाती है। स्ट्रेंथ का फार्मूला मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। बेटा मोलैरिटी आपको यहां पर गिवन है 0.5, मोलर मास ना कई दफा हम मालूम कर चुके हैं, कितनी है मोलर मास, जरा देखिए ना 58.5 NaCl, 58.5।
बेटा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 29.25। ये आपके पास क्या चीज आ गई है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर DM³ ये बेटा सी का आंसर आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा अब बच्चों डी पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं। बेटा डी पार्ट में हम लोगों ने ये सोल्यूशन बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो लिखने हैं, यानी पूरे का पूरा प्रोसीजर लिखना है। बेटा अगर आपको सोल्यूशन बनाना हो तो उसके लिए आपको दो चीजें गिवन होंगी, एक कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी या स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी गिवन है। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर और तो किसी जगह पर गिवन नहीं है, लेकिन बी वाला पार्ट आप देखें ना तो उसके अंदर ये वॉल्यूम गिवन, तो हम यही वॉल्यूम इस्तेमाल कर लेंगे। बेटा सोल्यूशन बनाने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना होगा ना वो ये होगा कि ये जो वॉल्यूम है ना इसको DM³ में कन्वर्ट कर लेना है। तो जरा देखें हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को DM³ में कन्वर्ट कर लेना है इस मेथड के जरिए। अभी आप लोग समझ चुके हैं, वॉल्यूम आ जाएगा। बेटा फिर उसके बाद आप लोगों ने मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लेने हैं। देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट इस फार्मूले से आप फाइंड करेंगे, मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM³। मोलैरिटी की जगह आप लोग क्या लिखेंगे 0.5 मोल पर DM³। मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने हैं, फिर क्या करना है वॉल्यूम लिख देना 0.25 जो यहाँ पर DM³ में है, इससे आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट से आप लोग मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ NaCl फाइंड कर लेंगे, यही स्टेप है। जब बेटा इतना मास आ जाएगा ना, असल में हमें फाइंड मास करना था। अब आप लोग बैलेंस यानी तराजू लेंगे, तराजू से इतना मास वेट कर लेंगे, इतना मास NaCl जो है ना वो इतना तोल कर ले लेंगे। अब आपने इतना NaCl ले लिया, अब उसके बाद आप लोगों ने सोल्यूशन बनाने। बेटा सोल्यूशन बनाने के लिए ना खास किस्म की फ्लास्क होती है जिन्हें कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या सोल्यूशन फ्लास्क, ये इस तरह की होती हैं। इनके ऊपर ना वॉल्यूम्स लिखे होते हैं, तो आप लोगों ने कौन सी फ्लास्क लेनी है, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन को बनाना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपने वो वाली फ्लास्क लेनी है जिसके ऊपर लिखा होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ये लिखा होगा 0.25 DM³। और बेटा इसकी ये जो नेक होती है ना, नेक इस पर ना एक बारीक सा निशान सा लगा होता है। ये जो नेक होती है ना इस पर किसी भी जगह पर नीचे ऊपर किसी भी जगह पर बारीक सा निशान लगा होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसको यहां तक फिल करेंगे ना, यहां तक फिल करेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहां तक फिल करेंगे या यहां तक फिल करेंगे तो इसका मतलब ये 250 सेंटीमीटर क्यूब से कम है, और अगर यहां तक फिल कर देंगे पूरे का पूरा तो क्या मतलब 250 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है। अब बच्चों आप लोगों ने ये फ्लास्क ले लेनी है, ये खाली फ्लास्क होगी, इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर ना बेटा ये जो आपने वजन किया है ना मास ऑफ NaCl ये इसके अंदर डाल देना, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और इसको शेक कर लेना है ताकि NaCl डिसोल्व हो जाए। जब बेटा ये NaCl सारा डिसोल्व हो जाएगा फिर आपने इसको यहां तक पानी से भर लेना है। आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, और उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.5 मोल पर DM³। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा आगे थिंक टैंक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्रिटिकली असेस व्हाई द परसेंटेज यील्ड, तो ये परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है, और परसेंटेज यील्ड का टॉपिक फॉर्मेटिव है यानी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, हम इसे नहीं करेंगे। हाँ अगर कोई करना चाहता है तो इसका अलग से मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल पर DM³, 0.5 मोल पर DM³, मोल पर DM³ वाली कंसंट्रेशन मोलैरिटी होती है, तो यहां पर हमें मोलैरिटी गिवन है 0.5 मोल पर DM³। प्रपोज अ मेथड टू डबल दिस कंसंट्रेशन, हम लोगों ने ऐसा मेथड बनाना है जिससे हम लोग इस कंसंट्रेशन को डबल कर सकें विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को चेंज किए बगैर। बेटा मोलैरिटी का फार्मूला ये होता है ना मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM³। तो बच्चों अगर हमें मोलैरिटी डबल करनी है और वॉल्यूम जितना भी है, अब उन्होंने यहां पर नहीं बताया कितना वॉल्यूम है, जितना भी वॉल्यूम है उसको कोई चेंज नहीं करना, तो फिर हमें क्या चीज चेंज करना पड़ेगी, मोल। मोलैरिटी डबल करनी होगी तो मोल भी डबल करना पड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे इन ऑर्डर टू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू डबल द मोल ऑफ द सोल्यूट, हमें सोल्यूट के मोल डबल करना पड़ेंगे। लिखना क्या है इसमें, मेथड टू डबल द मोलैरिटी, कंसंट्रेशन वो कह रहा है ना, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कौन सी है, मोलैरिटी है। बेटा ये तकरीबन थ्योरेटिकल है, अगर आप डेटा और सॉल्यूशन न भी लिखना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है।
ये बेटा इसका आंसर हो गया। बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। ये परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है। परसेंटेज प्योरिटी का टॉपिक भी फॉर्मेटिव है, लिहाजा हम लोग ये सोल्व नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब। 2 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन। मोल पर डीएम क्यूब कौन सी कंसंट्रेशन होती है? मोलैरिटी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोलैरिटी कितनी गिवन है? 2 मोल पर डीएम क्यूब। 2 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब? ग्राम पर डीएम क्यूब क्या मतलब है? स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। इफ द सॉल्यूशन इज H2SO4, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। चलें बच्चों, लास्ट न्यूमेरिकल है। अब तो कम से कम आप लोग को स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन याद हो गया होगा। क्या फार्मूला होता है स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के दरमियान जो रिलेशन शो करता है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलैरिटी तो हमें गिवन है, लेकिन मोलर मास गिवन नहीं है। तो जनाब पहले हम लोग यहाँ पर मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो अलग से रफ पर भी कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा मोलर मास ऑफ H2SO4। बेटा इन सब के एटॉमिक मासेस लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की तादाद 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा जरा देखें ना, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्या मतलब 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आती। जब कोई चेंज नहीं आती तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई 4। बेटा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 32, वैसे का वैसा लिख देंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। आपके पास आ जाएगा 98। और मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल। ये आपके पास आ गया जनाब मोलर मास। अब आपने क्या फाइंड करनी है? स्ट्रेंथ। तो यहीं पर ही कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का फार्मूला मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। स्ट्रेंथ की जगह स्ट्रेंथ लिखेंगे, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। मोलैरिटी 2 मोल पर डीएम क्यूब 2 लिख देंगे। मोलर वॉल्यूम 98। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 196। ये आपके पास क्या आ गई है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर डीएम क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। अल्लाह हाफिज।